रात का समय था। दिशा नाम की एक लड़की सुनसान रास्ते पर झुंझलाती हुई आगे बढ़ रही थी। कितने कमीने दोस्त है मेरे। पार्टी तो मुझसे ले ली, लेकिन घर ड्रॉप कर में एक भी नहीं आया। मन तो कर रहा है जितने भी पैसे उन पर खर्च करके आई हूँ उससे डबल वसूल कर लूं। उसी समय उसका मोबाइल बज उठता है। क्या है, सुबह से 50 कॉल्स कर चुके हो तुम मुझे। दिशा, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। राजीव, अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। एक्ट्रेस बनने वाली हूँ मैं। कल को जब न्यूज चैनल पर मेरे बारे में बताया जाएगा तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा बताया जाए कि मेरा बॉयफ्रेंड एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है। हमारा साथ बस यही तक था। गुड बाय। ऐसा कहकर दिशा फोन कट कर देती है। एक तो यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तभी उसे जंगल की तरफ से सियार की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो अचानक से चौंक पड़ी। तभी उसने एक बेहद ही भयानक लंबे लंबे सांस लेने की आवाज सुनी। कौन है? यह आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। उसने गौर से देखा तो उसको झाड़ियों में 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उन्हें देखकर वो बेहद डर गई और सरपट भागने लगी। सामने ही एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी टहनियां सड़क के ऊपर से होकर गुजर रही थीं। जैसे ही वो उस पेड़ के ठीक नीचे पहुंची तो ऊपर से 2 भयानक हाथ आए और उन्होंने उसको ऊपर खींच लिया। उसकी चीख फिजा में गूंज गई। थोड़ी ही देर में दिशा का बिना सिर का शरीर जमीन पर गिरा। उसके बाद उसका सिर। एक दिन पहले रात के 10 बजे का समय था। प्रियंका अपने लैपटॉप के सामने बैठी अपने ईमेल चेक कर रही थी। हे भगवान, एक रिप्लाई आया है। काश इनके यहाँ से हाँ हो जाए। ये कहकर उसने मेल ओपन किया और उसे पढ़ने लगी। आपकी परफॉर्मेंस देखी और आपके YouTube चैनल की वीडियोस भी। आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एक दिशा नाम की लड़की को सेलेक्ट कर लिया गया है। अगर अगला कोई ऑडिशन हुआ तो सबसे पहले आपको मेल किया जाएगा। ये पढ़ के उसने झुंझलाते हुए लैपटॉप बंद कर दिया। इतने दिनों से ऑडिशन के लिए ट्राई कर रही हूँ। हे भगवान, मेरा फिल्म में आने का सपना कब पूरा होगा? क्या मैं सिर्फ रील्स बनाने में ही रह जाऊंगी? प्रियंका पिछले 4 साल से सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थी, लेकिन उसका सपना था एक अच्छी मूवी एक्ट्रेस बनने का, जिसके लिए वो हर जगह ऑडिशन दे रही थी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उस करमजली दिशा को मौत आ जाए। प्रियंका सुबह उठी तो बहुत गुस्से में थी। उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बाथरूम गई और जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसे अपने मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिला। अरे, स्टूडियो से मेल आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियंका जी, आपको जानकारी देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप ही फिल्म में लीड रोल करने वाली हैं। आज स्टूडियो आकर आप फिल्म साइन कर लीजिए। ये मेल पढ़कर प्रियंका बहुत खुश हुई। उसने नाश्ता किया और फिर 1 बजे तक स्टूडियो पहुंच गई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, बैठिए। प्रियंका ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और यह देखकर रितेश और मनोज दोनों ही बहुत खुश हुए। वैसे सर, कल रात तो मेल आया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर सुबह होते ही जी, वो असल में हम लोग कंफ्यूज थे कि दिशा और आप में से किसे लिया जाए, लेकिन कल रात जब हमने दोबारा से आपका ऑडिशन वीडियो देखा तो हमें लगा कि आप ही इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। यह सुनकर प्रियंका बहुत खुश हुई और कुछ देर बात करने के बाद अपने घर पहुंची। रोहित को बताने का एकदम सही टाइम है। वो बहुत खुश होगा। हेलो जान। रोहित,
I'm selected for the lead role in the upcoming movie. अरे वाह, फिर तो पार्टी बनती है जान। हाँ, तुम आ जाओ, दोनों क्लब चलकर बढ़िया पार्टी करते हैं। I'm coming। प्रियंका तैयार होकर घर को लॉक करके निकल गई। कुछ देर बाद उसके सामने एक बाइक आकर रुकी। अरे रोहित, आज तो तुम नई बाइक पर आए हो। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और प्रियंका को बैठने का इशारा दिया। प्रियंका बाइक पर बैठ गई और उसने रोहित को कसकर पकड़ लिया। अरे क्या हुआ तुमको? मुझे तो लगा था बहुत खुश होगे सुनकर। तुम तो साइलेंट मोड पर लग गए। रोहित कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी प्रियंका का मोबाइल रिंग किया। उसने निकाल कर देखा तो यह कॉल रोहित की थी। ये कैसे हो सकता है? उसने कॉल को उठाया तो उस तरफ से रोहित की आवाज आई। कहाँ हो जान? मैं घर के नीचे ही हूँ। अगर रोहित कॉल पर है तो ये कौन है? इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। और उसने हंसते हंसते अपनी गर्दन पूरी पीछे तक घुमा दी। उसको देखकर प्रियंका बेहद डर गई। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे में अब एक भयानक औरत का चेहरा था। प्रियंका चीखती हुई बाइक से कूद गई। उसका सर रास्ते पर पड़े एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। प्रियंका उठो। प्रियंका को होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी और रोहित उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर एक पल को प्रियंका डर गई। तुम रोहित ही हो ना? अरे हाँ जान, मैं तुम्हारा रोहित ही हूँ। क्या हुआ था तुमको? तुमने कॉल भी रिसीव किया था लेकिन बात नहीं की। रोहित, कोई आया था मुझे लेने, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, और फिर अचानक उसकी शक्ल बदल गई। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हुआ और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुमको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं जान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम हॉरर मूवी करने वाली हो ना, तो शायद तुम्हारे माइंड में उसी की स्क्रिप्ट चल रही है। रोहित, मेरा यकीन करो। देखो, कॉल चालू था और मैं तुम्हारी मोबाइल की लोकेशन देखकर तुम्हारे पास पहुंचा। तुम बेहोश थी और तुम्हें कोई चोट भी नहीं आई। फिर मैं तुमको हॉस्पिटल ले आया। यहाँ डॉक्टर ने भी बताया कि तुम बस बेहोश हो। प्रियंका ये सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन उसने आगे रोहित से कुछ नहीं कहा। रोहित भी उस बारे में बिना कोई सवाल किए उसे घर ले आया। रोहित, मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जान, जरूर तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा। रोहित ने उसे काफी देर बात की और उसे समझाया। उसके बाद दोनों ने एक खूबसूरत रात गुजारी। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? तुम भी टाइम से शूटिंग पर पहुंच जाना। ठीक है जान, गुड बाय। इस तरफ मनोज और रितेश आपस में बातें कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ भी कुछ? सोचना भी मत। अगर ये हीरोइन भी मर गई तो हो सकता है इस बार हम लोग फंस जाएं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जो भी हीरोइन कास्ट करने के लिए साइन करते हैं उसी की मौत हो जाती है। अभिमन्यु की तरह मत सोचो, पुरानी बातें भूल जाओ। हम आज से ही शूटिंग शुरू करेंगे। रात के 11 बजे का समय था। रितेश और मनोज प्रियंका के साथ लोकेशन पर थे, जो कि एक जंगली इलाका था। एक आदमी इश्मित भी वहां और मौजूद था। मैडम देखिए, आप यहाँ पर खड़ी होंगी। सीन ये है कि आपके अंदर एक आत्मा आ जाती है और फिर यहाँ से एक आदमी गुजरेगा। आप उसको पकड़कर उसके पेट में चाकू घोंप देती हैं। जी, समझ गई। अभी बाकी का क्रू मेंबर, कैमरा और लाइटमैन आ जाए, फिर शूट शुरू करते हैं। उसी समय इश्मित का मोबाइल बजने लगा। उसने कॉल रिसीव किया, लेकिन तभी नेटवर्क चला गया। मैं जरा एक कॉल करके आ रहा हूँ। ये कहकर इश्मित कॉल लेने के लिए चला गया। अरे यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहे भाई? इश्मित नेटवर्क की तलाश में जंगल की तरफ निकल गया। वाह, वहाँ रोड पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे और जंगल में आ रहे हैं। जरूर जंगल में टावर लगा होगा।
हेलो, कौन? तेरी मौत। ये आवाज सुनकर वो हैरान रह गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वही भयानक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। अचानक उसके हाथ में एक चाकू आ गया और उसने चाकू से इश्मित के पेट पर हमला किया। अरे, ये तो इस्मित की आवाज है। प्रियंका, रितेश और मनोज भागकर वहां पहुंचे तो इश्मित जमीन पर मरा हुआ था। उसकी मौत देखकर प्रियंका का शरीर कांपने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पुलिस को कॉल करो वरना हम फंस जाएंगे। कुछ ही देर में वहां इंस्पेक्टर अविनाश पहुंच गए, लेकिन प्रियंका अभी भी शॉक में थी। क्या कर रहे थे आप लोग यहाँ पर? जी, हमारी फिल्म का फर्स्ट सीन था, उसी को शूट करने आए थे। ऐसा क्या सीन था जो यही रिकॉर्ड होना था? सीन ये था कि ये आदमी सामने से चलकर आता और मुझे इसे चाकू से मारना था। ओह, तो आपने उसे सच में मार दिया? इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ एक सीन था जो हमें एक्टिंग करनी थी। मैं इसे रियल में क्यों मरूंगी? ये तो कॉल करने यहाँ आया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और हमें नहीं पता कि इसे किसने मारा। देखिए, आप एक यूट्यूबर हो और मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूं। वायरल होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या मैं वायरल होने के लिए किसी का खून कर दूंगी? और वो भी उस इंसान का जो मेरी फिल्म का एक एक्टर है। फिल्म बनने से मेरा फायदा होगा या शूटिंग में लोगों का खून करने से? ये सुनकर अविनाश ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने लाश को जांच के लिए फॉरेंसिक भेज दिया और इन तीनों का बयान नोट किया। प्रियंका अपने घर पहुंची, लेकिन वो बहुत स्ट्रेस में थी। रात को ठीक 1 बजे प्रियंका अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी उसे कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई थी। उसने लैंप ऑन किया तो उसे नजर आया वही भयानक लड़की उसके सामने कुर्सी पर बैठी है। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। हाथ और पैरों के नाखून लंबे थे। वो बेहद भयानक लग रही थी। उसे देखकर प्रियंका का दिल दहल उठा। अचानक वो लड़की उस पर झपट पड़ी और प्रियंका की छाती पर चढ़ बैठ उसका गला दबाने लगी। बचाओ! उस फिल्म को मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। प्रियंका उससे भागना चाहती थी, लेकिन उसने प्रियंका को कसकर पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसकी सांस टूटने लगी और उसकी आंखें बंद होती चली गई। दूसरी तरफ रितेश अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी का हाथ चलता महसूस हुआ। कौन है? उसने घबराकर आंखें खोली तो पाया कि वो लड़की उसके पास ही लेटी हुई है। उसे देखकर रितेश डर गया और फिर उसकी तेज चीख घर के बाहर तक गूंज गई। सुबह जब प्रियंका की आंख खुली तो वो अपने कमरे में अकेली जमीन पर पड़ी थी। वो अभी उठी ही थी कि उसकी डोरबेल बजी। जरूर रोहित होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर अविनाश खड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हम। क्या बात है? आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। घबराई हुई तो हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं बताने वाली। आपको तो यही लगेगा कि मैं वायरल होने के लिए झूठ बोल रही हूँ। मैडम, आपके फिल्म डायरेक्टर मनोज और प्रोड्यूसर रितेश का खून हो गया है। ये सुनकर प्रियंका हैरान रह गई। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। प्रियंका ने रोहित को मैसेज किया और फिर ये दोनों ही थाने पहुंच गए। प्रियंका जी, पहले इश्मित और अब ये दोनों, क्या आप कुछ जानती हैं? ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा हो जो चाहता हो कि आपकी फिल्म ना बने? इस पर प्रियंका ने अविनाश को कोई जवाब नहीं दिया और रोहित से बोली, रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे भी मार देगी, नहीं छोड़ेगी वो मुझे। कौन मार देगी आपको? आप किसकी बात कर रही हो? वही
जो पहले बाइक पर और कल रात मुझे मेरे कमरे में नजर आई है। उसने मुझसे कहा था कि उस फिल्म को उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब प्रियंका ने अविनाश और रोहित को उसके साथ गुजरी हर एक बात ठीक से बताई और रात वाला किस्सा सुनकर अब इन दोनों को उस पर यकीन हो गया। नहीं प्रियंका, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो ऐसे में हमारी मदद कर सकता है। देखिए, मुझे इन सब बातों पर भरोसा करने की परमिशन नहीं है। ठीक यही होगा कि आप अपना बचाव करने की कोशिश करें और मैं मेरा काम करने की। फिलहाल आप जा सकती हैं। रोहित प्रियंका को एक जगह ले गया जहां पर इनकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। प्रियंका तांत्रिक को सारी बात बताती है। उसका उस फिल्म से क्या कनेक्शन है और वो क्यों लोगों को मार रही है, ये हम उससे बात करने पर ही पता कर सकते हैं। वो कैसे होगा बाबा? हमें एक रिचुअल करना होगा और ये रिचुअल मध्य रात्रि शमशान घाट पर ही होगा। रोहित और प्रियंका रात के 12 बजे के टाइम शमशान घाट पहुंचे। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे तांत्रिक ने एक स्टार नुमा घेरा बनाया और फिर एक नींबू को हाथ पर रखकर उस पर मंत्र पढ़कर फूंकने लगा। उसने प्रियंका को घेरे के बीच में बैठाया और फिर उसके हाथ में वही नींबू रख दिया। आगच्छतु मया सह वार्तालापम कुरुत। अपनी हथेली खुली रखकर यही आह्वान करती रहो और जैसे ही ये नींबू लाल हो जाए तो समझ जाना वो तुम्हारे करीब है। इस घेरे में बैठे होने की वजह से वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी, लेकिन जब तुम आंखें बंद करोगी तो वो तुमको नजर आएगी। ऐसे में तुम उससे जो चाहे पूछ सकती हो। मुझे उम्मीद है उसने तुमको खत्म नहीं किया है, तो वो जरूर तुमको कुछ बताना चाहती है। कुछ देर बाद प्रियंका शमशान भूमि पर उस घेरे के अंदर बैठी थी। तेज हवा चल रही थी। कभी उल्लू की आवाज तो कभी सियारों की रोर। उसके डर को हवा दे रही थी। वो नींबू को देखते हुए मंत्र पढ़े जा रही थी। कुछ ही देर में नींबू का रंग बदलने लगा और वो लाल हो गया। हवा का बहाव बढ़ गया। ऐसा लगा कई साए उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। उसने हिम्मत की और आंखें बंद कर ली। उसने पाया कि वो एक ऐसी जगह खड़ी है जहां दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान नजर आ रहा था। कोई है? तभी उसे तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो भयानक लड़की उसके ठीक सामने थी। कौन हो तुम और तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मेरा नाम सरोजनी है। मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टार बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। कई ऑडिशन देने के बाद मेरा सिलेक्शन इस फिल्म में कास्टिंग के लिए हुआ था, जिसका नाम था रात की आवाज। सरोजनी जी, आपका सिलेक्शन हो गया है। आज शाम आप स्क्रीन टेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए मेरे बीच हाउस पर आ जाइए। जी जरूर सर। मैं बहुत खुश थी कि अपनी पहली फिल्म साइन करने जा रही हूँ। वहां मेरी मुलाकात रितेश, मनोज और अभिमन्यु से हुई। इन तीनों ने काफी देर तक मुझसे बातें की और ऐसे ही रात के 10 बज गए। सर, वो टाइम काफी हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन कर लेते तो अच्छा होता। ये तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी मनोज और अभिमन्यु मेरे करीब आकर मुझसे चिपक कर बैठ गए। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतना चिपक क्यों रहे हैं? तभी अभिमन्यु ने मेरे गले में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अबे मूवी चाहिए तो स्क्रीन टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। उसी के चलते मेरी मौत हो गई। उसके बाद से मैंने इन तीनों के साथ खेल खेलना शुरू किया। ये जिसको भी अपनी फिल्म में कास्ट करते, मैं उसे मार देती। इससे डरकर इनका एक साथी अभिमन्यु शहर छोड़कर भाग गया और मैंने अब उन दोनों को भी खत्म कर दिया। अब बस तलाश है अभिमन्यु की। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देती, मैं शांत नहीं बैठूंगी। ये फिल्म कभी बनने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई।
तभी प्रियंका ने अपनी आंखें खोली और घेरे से उठ खड़ी हुई। प्रियंका, क्या बताया उसने? उसके साथ बहुत गलत हुआ है। जान, क्या बताया उस आत्मा ने? प्रियंका ने तांत्रिक और रोहित को सब कुछ बताया और फिर इंस्पेक्टर अविनाश को कॉल लगाया। सर, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात पता चली है। अगर मेरा यकीन है तो यहाँ शमशान घाट आ जाइए। इंस्पेक्टर अविनाश उसी टाइम शमशान घाट पहुंचा। कहिए, क्या ब्रेकिंग न्यूज है अब आपकी? प्रियंका ने उसे सरोजनी की सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर अविनाश भी हैरान रह गया। मैंने इस बात पर ध्यान कैसे नहीं दिया? इससे पहले भी शहर में कुछ लड़कियां मारी गई हैं और उन सभी का सिलेक्शन इस फिल्म में ही हुआ था। आप अब जल्दी से उस अभिमन्यु का पता लगाइए। उसने कहा है जब तक वो उसे नहीं मार देती उसका बदला पूरा नहीं होगा। बिल्कुल प्रियंका जी, आप अकेली न रहें। रोहित को हमेशा अपने साथ रखना। मैं उसका पता लगाता हूं। अगली दोपहर प्रियंका के पास अविनाश का कॉल आया। प्रियंका जी, अभिमन्यु का पता चल गया है। वो 8 साल पहले अपने परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गया था और अब भी वहीं है। रितेश के मोबाइल से एक ही अभिमन्यु का पता चला है। मुझे लगता है ये वही है। अभिमन्यु? दिल्ली? ये सुनकर प्रियंका को न जाने क्यों एक झटका सा लगा। दिल्ली में अभिमन्यु अपनी बड़ी सी कोठी में अपनी पत्नी के साथ था। तभी दरवाजा खुला। प्रियंका अविनाश और रोहित के साथ वहां पहुंची। अरे प्रियंका बेटा, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज तो मुझे मिला है पापा, जिसको मैं कभी भूल ही नहीं सकती। बेटा, क्या कह रही हो? और ये पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ क्यों है? पापा, 8 साल पहले जो फिल्म आपने लिखी थी, ऐसा क्या हुआ कि आप उसे छोड़कर यहाँ भाग आए? और उस बात को आपने मुझसे और मम्मी से क्यों छिपाया? ये सुनकर अभिमन्यु हैरान रह गया। बोलिए ना पापा, आप नहीं चाहते थे कि मैं मुंबई जाऊं। शायद उसके पीछे यही वजह थी। क्या मुझे देखकर आपका मन नहीं होता कि आप मेरे साथ भी वही सब करो जो सरोजनी के साथ किया था? मैं भी तो उसी की उम्र की हूं ना। ये सुनकर अभिमन्यु ने आगे बढ़कर प्रियंका को थप्पड़ लगाया। क्यों? सुनने में बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आज आपके सामने आपकी बेटी है। वो भी तो किसी की बेटी थी ना, जिसको आपने अपनी हवस का शिकार बनाया है। ये सुनकर अभिमन्यु ने अपने कानों पे हाथ रख लिए और जोरों से चिल्लाया, नहीं! कहते हैं ना, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे सामने जरूर आते हैं। उनसे भागने से हमें कोई समाधान नहीं मिलता। रात के ठीक 12 बजे रितेश के बीच हाउस के अंदर अभिमन्यु खड़ा हुआ था। वो कभी दरवाजे की तरफ देखता तो कभी खिड़की की तरफ। उसके चेहरे पर खौफ साफ छलक रहा था। जैसे ही ये आवाज उसके कानों में पहुंची तो उसके दिल की धड़कनें रुक गईं। तभी तेज शोर करता हुआ दरवाजा टूट गया और अब सरोजनी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आखिर तू आ ही गया ना मेरे पास। तुझे क्या लगा था तू मुझसे बच जाएगा? मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। अपने परिवार की नजरों में गिरने के बाद अच्छा है कि मौत को गले लगा लो। तेरी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगी। इतना कहते ही सरोजनी के नाखून लंबे हो गए और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। अभिमन्यु भागा और एक कमरे में घुस गया। अब तू नहीं भाग सकता अभिमन्यु। सरोजनी की आत्मा भी उसके पीछे उस कमरे में चली गई। अभिमन्यु दीवार के पास खड़ा था, जहां किसी चीज पर एक सफेद कपड़ा ढका था। सरोजनी तेज चीखती हुई उसकी तरफ भागी। तभी अभिमन्यु ने कपड़ा हटा दिया। वो एक ताबूत था जिसके अंदर एक कंकाल खड़ा था। उसके संपर्क में आते ही सरोजनी की आत्मा उससे चिपक गई और चीखने लगी।
तभी वहां छिपे बाकी लोग उसके सामने आ गए। सरोजनी चिल्ला रही थी और प्रियंका को खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। मुझे लगा था तू मेरे दर्द को समझेगी, इसीलिए तुझे जिंदा रखा था, लेकिन तूने मुझे इसीलिए जिंदा रखा था कि मेरे पापा को यहाँ ला सके। अगर तेरा सपना इतना ही बड़ा था तो तू अपने टैलेंट के बल पर उसे हासिल करती। कुछ देर पहले मैंने रात की आवाज फिल्म की वो कहानी लिखी थी कि मेरी जिंदगी की पहले फिल्म बनाने का मेरा सपना पूरा हो। रितेश और मनोज इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और अब हमें हमारी फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस और सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तलाश थी। हमने ऑडिशन लिए और 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया। फिल्म की हीरोइन के लिए हमने संजना नाम की लड़की को सेलेक्ट किया और सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए सरोजनी को। और उस रात सरोजनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रितेश के बीच हाउस पर आई थी। कुछ देर उसने हमसे बात की और बोली, सर, मैं चाहती हूँ कि आप फिल्म में मुझे हीरोइन का रोल दें। सरोजनी जी, आप हमारी बात को समझ नहीं रही हैं। आप उस रोल के लिए ठीक नहीं हो। मैं आपकी बात और आपकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। ये कहकर सरोजनी रितेश के बिल्कुल पास आ गई। अरे, ये क्या बदतमीजी है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस लीड रोल दे दीजिए। आप मुझे जितनी भी पेमेंट देंगे उतनी ही ले लूंगी। ये सुनकर हम तीनों को ही गुस्सा आ गया। निकल जाओ यहाँ से, वरना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। तभी उसके चेहरे पर अजीब सा जुनून सवार हो गया। मुझे हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुम तीनों को अटेम्प्ट टू रेप के केस में फंसाऊंगी। या तो मेरी बात मानो या मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर हमने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहां से निकल गई, लेकिन हम तीनों बहुत परेशान थे। तभी 1 घंटे के बाद हमें इंस्पेक्टर अविनाश का कॉल आया तो हम तीनों डर गए। लेकिन क्या आप सरोजनी को जानते हैं? जी, वो हमारी फिल्म में काम करना चाहती थी और देखिए, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आप जल्दी से थाने आ जाइए। वर्तमान में उस समय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि तुम्हारी मौत कार एक्सीडेंट में हुई है और तुमने प्रियंका को बताया कि तुम्हारा रेप हुआ था। यहीं पर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और हमें पता चल गया कि अभिमन्यु सही कह रहा है। फिर हमने तुम्हारी आत्मा को पकड़ने की ठान ली, और वो सिर्फ तभी हो सकता था जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे सामने आ जाए। हमने तुम्हारा कंकाल मुर्दा घर से निकलवाया और फिर ये सब प्लान किया तुमको पकड़ने के लिए। ये सुनकर वो गुस्से में चिल्ला उठी। इस ताबूत को जल्दी से बंद कर दो, हमें इसको जल्दी आग देनी होगी। उन्होंने ताबूत को बंद कर दिया और फिर घर के बाहर ले जाकर उसको आग दे दी। और फिर ऐसी खामोशी छा गई जैसे तेज तूफान के बाद सब कुछ शांत हो जाता है।